Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of जुलाई वीक 1. आज हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई वीक 1 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, समझना. इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं. देखते हैं अपने फर्स्ट न्यूज़ के साथ. फर्स्ट न्यूज़ क्या आता है. देखिए, अभ्यास नाम का एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल aerial target has been successfully flight tested from the integrated test range चांदीपुर ओडिशा से अभी हाल ही में अभ्यास नाम का एक नया एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है. ये न्यूज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था. ये मैंने बताया था शायद प्रीवियस मंथ के न्यूज़ में, जिसमें ये बताया था कि ये लॉन्च होने वाला है और अभी ये लॉन्च हो चुका है. आपको सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है, अभ्यास नाम का एक एरियल टारगेट व्हीकल है. मतलब जो हवा में उड़ने वाला, अगर कोई ड्रोन है या किसी भी टाइप से अगर कोई हेलीकॉप्टर है, उसके ऊपर वार करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर वार करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए अभ्यास नाम का एक नया एरियल टारगेट व्हीकल बनाया गया है, जिसे अभी हाल ही में चांदीपुर ओडिशा से टेस्ट किया गया है. ठीक है, इसको बनाया किसने है? डीआरडीओ की एक शाखा है, डीआरडीओ का ही एक पार्ट है. एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसे बनाया है. चलिएगा, तो याद रखिएगा ये नाम क्या है इसका? अभ्यास को किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ की एक शाखा, डीआरडीओ की एक ब्रांच, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसे बनाया और इसे लॉन्च कहां पर किया गया? ओडिशा के चांदीपुर में. ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया. पहला न्यूज आपको क्लियर होता है अभ्यास के बारे में. दूसरे न्यूज पर चलते हैं. अभी एक रिम्पैक एक्सरसाइज, रिम्पैक की फुल फॉर्म बात करें. रिम्पैक की फुल फॉर्म क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक. रिम ऑफ द पैसिफिक मतलब रिम्पैक, जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी एक्सरसाइज होती है. पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी, याद रख लेना. बहुत सारे कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. इस एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है रिम्पैक अभी हाल ही में कहां पर हुई? ये हुई हमारे यूएसए के अंदर, ओहू हुआई के अंदर. ये अभी हाल ही में एक्सरसाइज हुई, जिसकी इस बार की थीम क्या थी? कैपेबल, एडप्टिव एंड पार्टनर्स. इस बार की थीम इसकी क्या थी? पता चल गया है. रिम्पैक एक्सरसाइज पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है. बहुत सारे कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिस कारण से नाम याद रखना है रिम्पैक एक्सरसाइज अभी कहां पर हुई? यूएसए में. वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी एक्सरसाइज का नाम क्या है? रिम्पैक. ठीक है, अब साथ साथ आपको मैंने एक और नेवी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाया था, जो 4 देशों के बीच में होती है. ठीक है, जो क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है, वो भी आपको याद रखना है. क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया. इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच जो एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? मालाबार एक्सरसाइज. ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज पता चल गई. ठीक है, रिम्पैक एक्सरसाइज पता चल गई. ओके, ये पॉइंट दोनों आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में भी और रिम्पैक एक्सरसाइज के बारे में भी. चलिएगा आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं. अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चेंज किया है, अमेंड किया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रूल 2011 में. इस अमेंडमेंट में क्या इन्होंने चेंज किया है? इन्होंने चेंज क्या किया है वो देखते हैं. देखो, यहां पर ये नए अमेंडमेंट रूल के अनुसार अगर कोई भी पर्सन बाहर से पैसा भेजता है, तो 10 लाख रुपए तक बिना किसी गवर्नमेंट की परमिशन के भेजा जा सकता है. याद रखिएगा, 10 लाख रुपए तक बिना किसी गवर्नमेंट की परमिशन के भेजा जा सकता है. ये नया चेंज अभी हाल ही में किया है. देखो, एक वर्ड इसके लिए स्पेशल यूज होता है, रेमिटेंस पता है क्या होता है? जैसे आपका कोई बाहर भाई रह रहा है, भाई बहन रिश्तेदार बंधु, कोई भी अगर बाहर रह रहा है, वो आपके पास पैसा भिजवाता है ना, तो वो पता है क्या कहेगा आपको कॉल करके? मैंने $50,000 रेमिटेंस किया है, यहाँ से मैंने $50,000 रेमिट किया है. रेमिट क्या होता है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा भिजवाना. ठीक है, रेमिटेंस, रेमिट, शायद ये वर्ड सुना भी होगा.
तो पहले ना ये लिमिट जो थी उसे बढ़ाकर, पुरानी लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अब कोई भी पर्सन किसी भी टाइप से अगर बाहर से कोई भी पैसा इंडिया में भेजता है तो वो 10 लाख रुपए का बिना किसी गवर्नमेंट की परमिशन के भेजा जा सकता है। मतलब बाहर से मंगवाया जा सकता है 10 लाख रुपया। ओके देखो, इफ द अमाउंट एक्सीड द इंडिविजुअल विल नाउ हैव 90 days टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ 30 days। और अगर अमाउंट 10 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर अमाउंट 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो पहले ये जो बताना होता था गवर्नमेंट को, 30 दिन के अंदर अंदर बताना होता था, अब इसकी लिमिट को भी बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। ये लिमिट भी बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। बट याद रखिएगा कि बाहर से इंडिया में जो पैसा आता है 10 लाख रुपए का बिना किसी परमिशन से मंगवाया जा सकता है। बस इतनी सी बात है। अगर आपका कोई भाई बंधु बाहर रह रहा है, वो आपके पास पैसा भिजवाता है तो 10 लाख रुपए अगर वो भिजवा रहा है तो गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती है, गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो 10 लाख से ऊपर भिजवा रहा है तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, जो पहले 30 दिन के अंदर बताना पड़ता था अब 90 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला आता है हमारा बैंक से रिलेटेड। एक ऑर्गेनाइजेशन होता था पहले, बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो होता था, बैंक बोर्ड ब्यूरो को चेंज करके बना दिया गया एक नया ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो को चेंज करके क्या बना दिया, बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह एक, मतलब उसको खत्म कर दिया, बैंक बोर्ड ब्यूरो को खत्म कर दिया। बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह जो नया ऑर्गेनाइजेशन बना है उसका नाम क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना इन प्लेस ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो बना है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो नया ऑर्गेनाइजेशन बना है। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बात करें तो अगला पॉइंट आता है हमारे इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन। हमारे इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन जो 4273 4273 किलोमीटर का ट्रेवल करती है 80 आवर्स में, 80 आवर्स 15 मिनट में। ठीक है, 80 आवर्स 15 मिनट में ये ट्रेवल करती है, 55 स्टॉप्स पे रुकती है, 55 स्टॉप्स पे रुकती है, जो डिब्रूगढ़ आसाम से लेते हुए कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। देखो ये रूट आपको दिख रहा है डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ आसाम से लेते हुए नीचे कन्याकुमारी तक जाती है। देखो कितना लंबा ट्रैवल ये ट्रेन करती है, 4273 किलोमीटर का ट्रैवल करती है, 80 घंटे, अप्रोक्सीमेटली 80 घंटे लेती है इस ट्रैवल को पूरा करने में। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन है, इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलती है। इस ट्रेन का नाम आपको याद रखना है, विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है ट्रेन का, विवेक एक्सप्रेस, जो इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन है। ठीक है, इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है, विवेक एक्सप्रेस, जो आसाम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, आसाम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, ये सबसे लंबा रूट है, 4273 किलोमीटर का ये रूट तय करती है। कौन सी ट्रेन, विवेक एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम विवेक। देखो इतना विवेक है इस ट्रेन में, कितनी आराम से चलती हो, आराम मतलब चलती तो स्पीड में है, लेकिन देखो विवेक इतना, भाई साहब इतनी दूर से लेकर इतनी दूर तक का ट्रेवल करती है। तो नाम याद रखना, विवेक एक्सप्रेस। ओके, पता चल गया। और अभी तुम्हें वो वाली ट्रेन भी तो बताई थी ना, मिताली एक्सप्रेस, याद आया, जो इंडिया से बांग्लादेश के बीच में चली थी। अभी इंडिया से बांग्लादेश के बीच में जो नई ट्रेन चली थी, याद है ना, मिताली एक्सप्रेस, वो नाम भी याद रखना है, मिताली एक्सप्रेस, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चली थी। चलो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, सीबीएसई के बारे में। देखो सीबीएसई तुम्हें पता ही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सभी ने एग्जाम दिए ही हैं। चलो सीबीएसई के बारे में बात करें तो सीबीएसई ने लॉन्च किया एक डिजिटल पोर्टल। सीबीएसई ने लॉन्च किया एक डिजिटल पोर्टल जिसका नाम क्या है, परीक्षा संगम। परीक्षा संगम नाम का एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है सीबीएसई ने,
जिसमें सीबीएसई से रिलेटेड जो भी रिजल्ट हैं, जो भी सैंपल पेपर हैं या अदर कोई भी डिटेल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक इसी पोर्टल पर आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। पहले अलग अलग साइट्स हुआ करती थी, स्टूडेंट को अलग अलग जगह पर सर्च करना पड़ता था। अब ये परीक्षा संगम नाम का जो नया पोर्टल सीबीएसई ने लॉन्च किया है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट को सैंपल पेपर चाहिए, स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करना है या सीबीएसई के बारे में कोई एग्जाम डेट चेक करनी है, वो सारी की सारी डिटेल्स उन्हें एक ही पोर्टल पर मिल जाएंगी। एक ही पोर्टल पर मिल जाएंगी। उस पोर्टल का नाम क्या है? परीक्षा संगम। नाम याद रखिएगा, पोर्टल का नाम क्या है? परीक्षा संगम। परीक्षा संगम, ठीक है। परीक्षा संगम नाम का पोर्टल अभी हाल ही में सीबीएसई ने लॉन्च किया। चलो, सीबीएसई की बात चल रही थी तो अभी रिसेंट में सीबीएसई की चेयरमैन भी बनी थी। तो जब एक चीज मैंने पढ़ा रहा हूँ तो उसके साथ साथ रिलेट करती हुई बातें भी तो पता होनी चाहिए। जैसे सीबीएसई की नई चेयरपर्सन कौन बनी थी? निधि छिब्बर। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। सीबीएसई की नई चेयरपर्सन अभी हाल ही में किसे बनाया गया था? तो उन लेडी का नाम क्या है? निधि छिब्बर। क्या बनी है ये? सीबीएसई की नई चेयरपर्सन बनाई गई है। चलिएगा, फिर चलते हैं अगले न्यूज की ओर। और हमारा अगला न्यूज क्या आता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया 8th एडिशन डिजिटल इंडिया वीक का। डिजिटल इंडिया वीक का अभी हाल ही में 8th एडिशन कहां पर इनोग्रेट किया गया? मोदी जी के द्वारा गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात के अंदर इनोग्रेशन किया गया मोदी जी के द्वारा डिजिटल इंडिया वीक। जो डिजिटल इंडिया वीक 4 से लेकर 9 जुलाई तक मनाया गया। 4 से लेकर 9 जुलाई तक जो वीक मनाया गया, डिजिटल इंडिया वीक, याद रखिएगा, जिसका इनोग्रेशन किसने किया? डिजिटल इंडिया वीक का इनोग्रेशन किसने किया? मोदी जी ने। कहां पर इनोग्रेट किया गया डिजिटल इंडिया वीक का? वो गुजरात के अंदर गांधीनगर। डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, तुम्हें सभी को पता है डिजिटल इंडिया सारे के सारे प्रोडक्ट, चाहे वो एनपीसीआई के बारे में मैंने तुम्हें बताया, भीम ऐप हो गया, यूपीआई हो गया, ये सारा किसका इनिशिएटिव है? डिजिटल इंडिया का, ठीक है। भीम की फुल फॉर्म याद होगी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई की फुल फॉर्म भी याद होगी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। ये सब डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव है। तो डिजिटल इंडिया वीक कब से कब तक? 4 to 9 ऑफ जुलाई। कहां पर इनोग्रेट हुआ? गांधीनगर गुजरात में। किसने किया? मोदी जी ने। कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले न्यूज की ओर। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने इनोग्रेट किया है इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी, जिसका नाम क्या है? तिहान, ठीक है। इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी, जिसका नाम क्या है? तिहान। तिहान अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी, जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है, नाम क्या है? तिहान। ओके, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तिहान, तिहान की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। ये अभी हाल ही में आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में इनोग्रेट किया गया। आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में जितेंद्र सिंह जी ने तिहान, जो इंडिया का ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम है, इंडिया का और नेविगेशन सिस्टम समझते हैं ना, वो रास्ते वाला नेविगेशन सिस्टम, तो इंडिया का ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम, जिसका नाम क्या है? तिहान, एंड जो आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में इनोग्रेशन किया गया जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है। ये पता चल गया, ये इंडिया का नेविगेशन सिस्टम। अब तुम्हें थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया था, एयरलाइंस के लिए नेविगेशन सिस्टम बना था, ठीक है। इंडिया का खुद का इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम बना था, जो एरोप्लेन्स में मदद करता था रास्ता फाइंड करने में, ठीक है। उसका नाम याद है आपको? ये तो हो गया सड़कों का रास्ता फाइंड करने में, ठीक है। लेकिन अगर मैं एरोप्लेन के थ्रू ट्रैवल करूं, तो जो एरोप्लेन के अंदर नेविगेशन सिस्टम लगे होते हैं, उसके लिए अभी एक नया नेविगेशन सिस्टम लगा था, गगन।
याद रख लेना, गगन नेविगेशन सिस्टम। गगन की फुल फॉर्म भी मैंने आपको पढ़ाई थी, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, ये गगन की फुल फॉर्म है। गगन नेविगेशन सिस्टम के थ्रू पहली फ्लाइट राजस्थान में उड़ाई गई थी। इंडिगो एयरलाइंस ने पहली फ्लाइट उड़ाई थी गगन नेविगेशन सिस्टम का यूज करते हुए। याद आया? 2 नेविगेशन सिस्टम पढ़ा दिए, एक तो मैंने पढ़ा है तिहान नेविगेशन सिस्टम, दूसरा पढ़ा है गगन नेविगेशन सिस्टम। ये दोनों के दोनों नेविगेशन सिस्टम अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। ठीक है, गगन और तिहान ये दोनों नेविगेशन सिस्टम है। गगन ऊपर, ठीक है, एरोप्लेन्स को नेविगेट करने के लिए, एरोप्लेन्स को रास्ता दिखाने के लिए गगन नेविगेशन सिस्टम, और तिहान रोड्स पर। ठीक है, चलो तो ये पता चल गया आप लोगों को गगन और तिहान दोनों के बारे में। आगे चलते। इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में फर्स्ट इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में शामिल किया। कमीशन करना समझते हैं ना आप लोग? कमीशन करना मतलब शामिल करना, डीकमीशन करना मतलब रिटायर करना। ठीक है, कमीशन करना मतलब शामिल करना और डीकमीशन करना मतलब उसको रिटायर करना। इंडियन नेवी ने हाल ही में अभी कमीशन किया है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन को अभी हाल ही में शामिल किया गया है इंडियन नेवी में, जिसका नाम क्या है? क्रेस्ट्रियल। तो नाम याद रखिएगा, KESTRELS, कैस्ट्रल्स नाम का एक नया इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन बनाया है। इंडियन नेवी ने। ठीक है, इसके अंदर हेलीकॉप्टर जो दिया इन्होंने वो दिया है MK3। ओके, MK3 एक हेलीकॉप्टर इस स्क्वाड्रन को अभी हाल ही में दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहला नया स्क्वाड्रन कौन सा बना है? इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 नया एयर स्क्वाड्रन बनाया गया है इंडियन नेवी में, जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है। नाम क्या है? कैस्ट्रियल। नाम याद रखना है, कैस्ट्रियल। यहाँ पर कौन सा हेलीकॉप्टर इन्होंने दिया है? MK3 हेलीकॉप्टर इस स्क्वाड्रन को मिला है। MK3 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को मिला है। बस आपको ये याद रखना है, नया स्क्वाड्रन 324 का नाम क्या है? कैस्ट्रियल। अभी हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुआ है। चलिएगा, तो यहाँ पर आपको इंडियन नेवी के बारे में ये पता चला। इंडियन नेवी के चीफ कौन है? नेवी डे कब मनाया जाता है? प्रीवियस क्लासेस में मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया हुआ है नेवी डे कब होता है। ठीक है, साथ साथ इंडियन नेवी के चीफ कौन है? नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सबके पढ़ा रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही रिवाइज कर लो अपने माइंड में आंखों को बंद करके। चलो अगले पर चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट, जिनका नाम क्या है? एल मुरुगन, जिन्होंने अभी हाल ही में नींव रखी है 2 मेगावाट सोलर प्लांट की केरला कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फाउंडेशन, जिसे बोला जाता है मिल्माज त्रिपुनिथुरा। ठीक है, मिल्माज त्रिपुनिथुरा के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, केरला का ही वर्ड है वहाँ का। चलो आप लोग इतना याद रखना है, इसको क्वेश्चन को पढ़ाने का मेन मोटिव, न्यूज़ को पढ़ाने का मेन मोटिव ये है, इंडिया का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड प्लांट, इंडिया का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड डेयरी प्लांट कौन सा है? मतलब एक ऐसा डेयरी का प्लांट जो फुल्ली सोलर एनर्जी से चलता है। इंडिया का ऐसा डेयरी प्लांट जो फुल्ली सोलर एनर्जी से चलता है, उसका नाम क्या है? केरला कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। केरला कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन उसका नाम है, जो फुल्ली सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला डेयरी प्लांट है। पहला डेयरी प्लांट जो फुल्ली सोलर एनर्जी से चलता है वो कौन सा है? केरला कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, ये आपको पता चल गया।
अब यहाँ पर सोलर एनर्जी की बात चल रही है, पहला सोलर एनर्जी से चलने वाला ये पहला मिल्क फाउंडेशन पता चल गया आपको वो मैंने पढ़ाया था ना, इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट जो अभी हाल ही में पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जो सोलर एनर्जी प्लस सोलर एनर्जी और हाइड्रो पावर से चलने वाला, सोलर एनर्जी और हाइड्रो पावर से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना था सर? उसका नाम था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो फुल्ली हाइड्रो प्लस सोलर से चलता था। ठीक है, सोलर एनर्जी किस में आती है? रीन्यूएबल एनर्जी में, याद है ना, रीन्यूएबल एनर्जी का ही एक टाइप है। आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना था, कंफ्यूज ना हो, आपका क्वेश्चन इतना था, इंडिया का पहला ऐसा डेयरी प्लांट, इंडिया का पहला ऐसा डेयरी प्लांट जो फुल्ली सोलर एनर्जी से चलता है, केरला का, बस, और कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया का पहला ऐसा डेयरी प्लांट जो फुल्ली सोलर एनर्जी बेस्ड प्लांट है, उसका नाम क्या है? केरला वाला। बस इतनी सी बात आपको इस पॉइंट से याद रखने का है। ठीक है, चलो, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पहले तो ये डिसाइड हुई थी कि होगी ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये डिसाइड हुई थी जम्मू कश्मीर में होगी, लेकिन बाद में इन्होंने वेन्यू चेंज कर दिया और चंडीगढ़ में हुई। ठीक है, एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, जीएसटी की जो काउंसिल की 47th मीटिंग जो हुई है, पहले इसका वेन्यू इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर डिसाइड किया था, लेकिन फिर इसका वेन्यू चेंज हो गया, ये चंडीगढ़ में हुई है। ठीक है, चंडीगढ़ आप सभी को पता है, चंडीगढ़ के अंदर ये मीटिंग हुई, और इस मीटिंग के अंदर क्या क्या डिसीजन लिए गए, जीएसटी की इस मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए गए। जैसे जीएसटी जो है वो लाइट्स पर, इंक पर, एलईडी लाइट पर, और उसके साथ साथ मेटल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर उसे बढ़ा दिया गया है, 18% कर दिया गया है 12 से। ठीक है, ये जो एलईडी लैंप लूम्प है, इस पे जीएसटी पहले 12% लगता था, उसको बढ़ाकर 18 कर दिया। ठीक है, आगे सोलर वाटर हीटर पर, सोलर वाटर हीटर पर पहले 5% लगता था, ठीक है, उसे 12% कर दिया है। सोलर वाटर हीटर पर 5% से 12% कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ लेदर गुड्स फुटवेयर पर, लेदर गुड्स फुटवेयर पर भी 12% कर दिया गया है। ठीक है, रेट ऑन द वर्क्स ऑन अ रोड, रेलवे, मेट्रो, ब्रिज, जो भी हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो जो प्लांट लगते हैं, उसके ऊपर भी 18% कर दिया गया है। पेट्रोलियम और कोल से, पेट्रोलियम, रेट ऑन पेट्रोलियम एंड कोल, बैड मैथेनिल, ठीक है, बैड मीथेन इज इंक्रीज्ड। हाँ भाई, जो मीथेन है, मीथेन के ऊपर भी 5% से 12% कर दिया गया है। ई वेस्ट पर भी 5% से 18% कर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब बेसिकली देखो, यहाँ पर 12 से 18 कर दिया एलईडी पर, ये पूछा जा सकता है। हीटर पर, ठीक है, सोलर वाटर हीटर पर ये 5 से 12 कर दिया है, सोलर वाटर हीटर पर। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। ठीक है, और ई वेस्ट याद रख लेना, 5 से 18 कर दिया सीधा। ई वेस्ट पर 5 से 18, ये वाला लास्ट पॉइंट, और फर्स्ट वाले 2 पॉइंट्स, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलईडी उलईडी बल्ब पर 12 से 18, सोलर हीटर पर, सोलर वाटर हीटर पर 5 से 12, और वेस्ट जो ई वेस्ट है उसके ऊपर 5 से 18% जीएसटी की रेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, और जीएसटी तुम्हें पता है, ये वाला पॉइंट मत भूल जाना, जो मैंने जीएसटी के बारे में तुम्हें अच्छे तरीके से याद करवा रखा है। कौन सा सर? जीएसटी 3 टाइप का होता है, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड आईजीएसटी। आई की फुल फॉर्म अपने माइंड में सोचना, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा, आईजीएसटी। ओके, आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर, यूपी के बारे में। यूपी इंडिया का पहला स्टेट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लागू करने वाला, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लागू करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना है? यूपी, यूपी, यूपी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, उत्तर प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ फेमस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उस फेमस प्रोडक्ट को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा बाय द सेंटर गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी?
और डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेगी जिसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसे फेमस बनाया जाएगा। और यही स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये स्कीम है। अभी इसका पायलट प्लान लॉन्च किया है। पायलट प्लान होता है कि ट्रायल वर्जन इसका लॉन्च किया है यूपी के अंदर से। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरे के पूरे भारत में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग जगह पर चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर उसको नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर फेमस बनाएंगे। तो ऐसा करने वाला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ज्वाइन करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना है सर? यूपी। यूपी यूपी याद रखिएगा, यूपी। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूव किया औरंगाबाद का। औरंगाबाद सिटी हैज सांभा, SAMBHA, संभाजी नगर, आफ्टर संभाजी महाराज जी के नाम पर औरंगाबाद सिटी का नाम रखा जा रहा है। औरंगाबाद सिटी का नाम रखा जा रहा है संभाजी नगर। तो याद रखिएगा संभाजी नगर नया नाम रखा जा रहा है किसका? औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद का नया नाम क्या होगा? अरे औरंगाबाद वो अजंता एलोरा की गुफाएं है ना, याद है ना औरंगाबाद में। तो भाई बात ये चल रही है औरंगाबाद सिटी का, औरंगाबाद शहर का नया नाम चेंज करके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट किसके नाम पर रख रही है? उनका नाम है संभाजी महाराज जी के नाम पर ये नाम रखा जा रहा है। चलो, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया महाराष्ट्र में। और अभी कुछ और नाम भी तो चेंज हुए थे, ये तो तुम्हें मैंने बता दिया था पिछले, अभी रिसेंट में न्यूज़ चल रहा था, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर एकता नगर कर दिया गया है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके तात्या भिल जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये रिसेंट में अभी चेंज, पुराने वाले भी पढ़ा दिए। अभी हाल ही में औरंगाबाद शहर का नाम चेंज करके संभाजी नगर, ठीक है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके एकता नगर रख दिया गया है। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके तात्या भिल जी के नाम पर रखा गया है। तात्या भिल जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, जो जो रिसेंट में अभी अभी क्या चेंज हुए? नाम चेंज हुए। चलो अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है? ठीक है, अगला पॉइंट ये आता है, आप लोगों को दिख रहा है, ये हिमाचल प्रदेश के बारे में पॉइंट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बारे में न्यूज़ आपको दिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है अभी उन्होंने हाल ही में नारी को नमन, ये पॉइंट शायद मैंने आपको पहले पढ़ाया था, नारी को नमन नाम की योजना शुरू करी है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें महिलाओं को 50% बस के किराए में कंसेशन दिया जाएगा। बस के किराए में कंसेशन दिया जाएगा, 50% कंसेशन टू द वुमेन्स, 50% कंसेशन दिया जाएगा महिलाओं को बस के किराए में। 50% कंसेशन बस के किराए में दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। योजना का नाम है नारी को नमन। याद रखिएगा, नारी को नमन हिमाचल प्रदेश की योजना है। 50% कंसेशन बस के किराए में दिया जाएगा। ओके, आगे बात करें। नए सीएम बने हैं महाराष्ट्र के, सभी को बताए, शिवसेना के लीडर जिनका नाम है एकनाथ शिंदे। बस इतना सा याद रख लेना, 20वें सीएम बने हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के 20th सीएम जिनका नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20th सीएम बने हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी ने उनको शपथ दिलाई है, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने शपथ दिलाई एकनाथ शिंदे जी को। उद्धव ठाकरे को रिप्लेस करते हुए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20th सीएम बनाए गए हैं। ये आप सभी को पहले से ही पता था। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, इंडिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट एनटीपीसी ने 100 मेगावाट का ये प्लांट है, कहाँ पर लगाया? तेलंगाना में। इंडिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां पर लगाया है? इंडिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट जो लगाया गया है वो तेलंगाना में लगाया गया है। ठीक है, एक ना, और लगाया किसने इसको? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सुना होगा। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने इंडिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में लगाया 100 मेगावाट का।
और अभी टाटा ने भी बनाया था 101 मेगावाट का तैरता हुआ, वो केरला में बनाया था, याद रख लेना। एनटीपीसी का तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के अंदर। और टाटा ने भी अपने अभी तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट लगाने के बारे में बोला था 101 मेगावाट का, इससे भी बड़ा है थोड़ा सा, वो कहां पर, केरला के अंदर। टाटा वाला केरला में, एनटीपीसी वाला तेलंगाना में। ये इंडिया के सबसे बड़े तैरते हुए सोलर पावर प्लांट हैं, इंडिया के सबसे बड़े तैरते हुए सोलर पावर प्लांट हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले न्यूज की ओर। एक एक न्यूज की इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है, हर एक न्यूज को बढ़िया तरीके से समझिएगा। अगला न्यूज जो आता है वो आता है हमारा ये, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ बिल को इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ठीक है, जिसमें हर एक नागरिकों के पास राइट है हेल्थ केयर से रिलेटेड कि वो अपना इलाज करा पाए, एक क्वालिटी ट्रीटमेंट ले पाए प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो बढ़िया ट्रीटमेंट ले पाए, ये हर एक नागरिक का अपना अधिकार है। राइट टू हेल्थ बिल 2022 को अभी इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, राजस्थान। राइट टू हेल्थ अभी हाल ही में किसने इंट्रोड्यूस किया? राजस्थान, नाम मत भूलिएगा, राजस्थान। ठीक है, चलिएगा अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या आता है हमारा? स्पेन के अंदर अभी हुई नाटो की समिट। नाटो तुम्हें पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की वजह से यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ है ना। नाटो ने यूक्रेन को कहा आजा तेरे को सदस्य बनाऊंगा, उससे रशिया नाराज हो गया, है ना। रशिया नाराज हो गया, फिर नाटो ने बाद में बेचारे का साथ ही नहीं दिया। फिर लोगों ने इसके ऊपर मीम बना दिए। क्या मीम बनाया? नाटो के ऊपर तुमने विश्वास ही क्यों किया था? यूक्रेन, उसका तो नाम ही नाटो है, देखो नाट गया। नाटना होता है मना कर गया, ठीक है। तो नाटो की बात चल रही है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है वो हाल ही में कहाँ पर हुई? स्पेन के अंदर मैड्रिड में। स्पेन के अंदर मैड्रिड में नाटो की अभी हाल ही में 3 दिन का सम्मेलन हुआ है। बस इतना सा याद रखना है। नाटो का हेडक्वार्टर भी मैं आपको बता देता हूँ। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में किसका हेडक्वार्टर है? नाटो का, ठीक है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। नाटो समिट 2022 मैड्रिड स्पेन में हुई। चलिएगा, तो ये आपको पता चल गया है। और नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम क्या है? जीन स्टोलनबर्ग। जीन स्टोलनबर्ग नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल का नाम जीन स्टोलनबर्ग। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो की जो समिट है वो मैड्रिड स्पेन के अंदर हुई है, और मैड्रिड स्पेन के अंदर हुई, ठीक है, ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अगली समिट के बारे में, यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो केनिया और पुर्तगाल दोनों ने मिलकर इसको अभी हाल ही में होस्ट किया है। दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में इसे होस्ट किया है लिस्बन, पुर्तगाल में, ठीक है। लिस्बन के अंदर पुर्तगाल में अभी हाल ही में ये समिट हुई है। केनिया और पुर्तगाल दोनों ने मिलकर इसे होस्ट किया है। कौन सी समिट है? यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। ओशियन समझते हैं ना, महासागर, उसकी रक्षा करने के लिए। महासागर जो पॉल्यूशन हो जाता है, कभी महासागरों के ऊपर कोई भी पेट्रोलियम का टैंक आ रहा है और टैंक फट जाता है, सारा पेट्रोल उसके ऊपर फैल जाता है, तो उससे जो रहने वाले लोग, जीव हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, उसको कितना नुकसान होता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं महासागरों से रिलेटेड। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में केनिया और पुर्तगाल ने मिलकर होस्ट की है। केनिया और पुर्तगाल ने मिलकर होस्ट किया, कहाँ पर? लिस्बन के अंदर। तो याद रखिएगा, महासागर के ऊपर, ओशियन के ऊपर कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में कहाँ पर हुई? लिस्बन। कहाँ पर हुई? लिस्बन के अंदर। किसने मिलकर होस्ट किया? केनिया और पुर्तगाल ने। चलो आगे स्टार्टअप की रैंकिंग की बात चल रही है। अभी हाल ही में इंडिया का जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है,
इन्होंने अभी हाल ही में 3rd एडिशन जारी किया है स्टार्टअप रैंकिंग के ऊपर, और गुजरात और कर्नाटका बेस्ट परफॉर्मर्स बने हैं स्टेट की कैटेगरी में। मतलब स्टार्टअप के लिए एनवायरनमेंट देने वाला, स्टार्टअप के लिए बढ़िया एनवायरनमेंट देने वाले इंडिया के 2 स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात और कर्नाटक। तो स्टार्टअप रैंकिंग में टॉप किसने किया है? गुजरात और कर्नाटक ने। स्टार्टअप तो पता ही है, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टोकॉर्न क्या होते हैं, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। यूनिकॉर्न इंडिया में कितने हो चुके हैं? धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 104 105 स्टार्टअप इंडिया में यूनिकॉर्न हो रहे हैं। ठीक है, फिर डेकाकॉर्न, यूनिकॉर्न $1 बिलियन, डेकाकॉर्न $10 बिलियन एंड हेक्टोकॉर्न $100 बिलियन। पढ़ रखा है ना वो सारा। ठीक है, वो स्टार्टअप के बारे में, स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, सारी बातें आपको स्टार्टअप के बारे में पढ़ा रखी हैं। तो कॉन्टिन्यूसली शायद अक्टूबर से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, अक्टूबर से लेकर अब तक जुलाई आ गया, तो बार बार वही बातें रिपीट करा करा कर आपके माइंड में अब तक सेट हो गई होंगे। जिन्होंने लेट बैच भी ज्वाइन किया है वो भी तो रिकॉर्डेड देख पा रहे होंगे। ठीक है, पुरानी सारी अवेलेबल है। चलो, तो ये पता चल गया आपको। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का डाटा आया, उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो एक्सपोर्ट किया है वो 7.76 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, 7.76 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो कंट्रीब्यूशन रहा है सी फूड का। ठीक है, सी फूड का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। याद रखिएगा, हमने बहुत सारा सी फूड यूएसए को भेजा है। सी फूड का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इस एक्सपोर्ट के टारगेट में। इंडिया ने बहुत बढ़िया टारगेट अचीव किया है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट आप सभी को पता है, जो इंडिया से सामान को बाहर भेजना है। तो इंडिया ने $7.76 बिलियन का सामान इंडिया से बाहर भेजा है, और वहां से इनकम जनरेट हुई है इंडिया वालों को फॉरेन से। और सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, मेजर इंपोर्टर कौन सा है हमारा? यूएसए। मतलब हमने सबसे ज़्यादा सी फूड कहाँ पर भेजा है? यूएसए में भेजा है। कौन से देश में? यूएसए में भेजा है। और उसके बाद चाइना है। ये सी फूड का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इंडिया का पिछले साल का एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट कितना रहा है? वो रहा है $7.76 बिलियन। $7.76 बिलियन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट रहा है इंडिया का। चलो आगे बात कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, पब्लिक एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल जी की बात करें, उन्होंने अभी हाल ही में पहला एडिशन रिलीज किया स्टेट रैंकिंग इंडेक्स का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार पहला स्टेट कौन सा आया है? फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अनुसार पहला स्टेट आया ओडिशा। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, जहां पर फूड जो है वो बिल्कुल ही सेफ है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन सा आया? ओडिशा। ठीक है, ये पता चल गया है। अब ये दोनों के दोनों इंडेक्स एक बार देख लो दोबारा। ठीक है, एक तो पहले तो ये सारी न्यूज़ ना एक बार मैं रिवाइज करा दूँ। यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस, केन्या और पुर्तगाल। ठीक है, नाटो का जो मीटिंग हुई वो स्पेन के अंदर हुई। ठीक है, ये भी पता चल गया आप लोगों को। उसके साथ साथ हमारा स्टार्टअप के जो एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश करने में गुजरात और कर्नाटका ने टॉप किया है। इंडिया से पिछले साल 2022 में एक्सपोर्ट हुआ 7.76 बिलियन डॉलर्स का, और फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किया है ओडिशा ने। ठीक है, ये पता चल गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, और हमारा अगला पॉइंट क्या आता है? देखो भाई, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट हमारा आता है रिलेट करता हुआ आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने ग्रीनको नाम की कंपनी के साथ हाथ मिलाया ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, जो इंडिया का पहला ऐसा स्कूल है सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डेडिकेटेड इंडिया का पहला स्कूल ये आपको पता चल चुका है, जो 2022 के एंड में बनकर तैयार हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से। ग्रीनको ग्रुप बना रहा है। ग्रीनको ग्रुप इंडिया का पहला
डेडिकेटेड स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में तैयार होने वाला इंडिया का पहला स्कूल आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से ग्रीनको ग्रुप बना रहा है। ग्रीनको ग्रुप बना रहा है, याद रखिएगा। ऐसे ही हमारा एक और कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, जिस कंपनी का नाम है रिन्यू पावर। रिन्यू पावर ने प्रोजेक्ट सूर्य बनाया है। रिन्यू पावर ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर प्रोजेक्ट सूर्य बनाया, जिसमें महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाएगा। उनको सोलर पंप की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, सोलर पंप कैसे चलते हैं, ठीक कैसे करना है भाई साहब, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। महिलाओं को सोलर पंप ठीक लगाना, इंस्टॉल करना, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग देना, ये सारा काम प्रोजेक्ट सूर्य के अंदर रिन्यू पावर करवाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर। मतलब एक तो देखो वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसने किसके साथ हाथ मिलाया? उसने मिलाया रिन्यू पावर के साथ हाथ मिलाया। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? महिलाओं को ट्रेंड करेंगे प्रोजेक्ट सूर्य के अंदर। प्रोजेक्ट सूर्य के अंदर महिलाओं को ट्रेंड किया जाएगा। ठीक है, चलो अब मैंने क्या बताया, ये सोलर पंप कैसे लगते हैं, सोलर पंप को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग देंगे। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक योजना पढ़ी थी सोलर पंप की, वो भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। सोलर पंप को इंस्टॉल करने की जो योजना थी उसका नाम था कुसुम योजना। ठीक है, कुसुम की फुल फॉर्म क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, कुसुम योजना। कुसुम योजना की बात चल रही है। कुसुम 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 कुसुम, याद रखिएगा। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, किसानों की जमीनों पर सोलर पंप लगाने का जो प्लान है वो कौन सी है? कुसुम योजना। कौन सी योजना है? कुसुम योजना। और सोलर पंप से रिलेटेड वुमेन्स को ट्रेनिंग देने के लिए रिन्यू पावर ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ हाथ मिलाया, जो मिलकर शुरू कर रहे हैं प्रोजेक्ट सूर्य, जिसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी सोलर पंप से रिलेटेड। सोलर पंप से रिलेटेड योजना का नाम एक और भी बता दिया है। कौन सी योजना है? कुसुम, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। चलिएगा आगे कुछ अवार्ड पर बात कर लेते हैं। अशोक सोता जी को अभी हाल ही में अवार्ड मिला है CII क्वालिटी रत्न अवार्ड। ठीक है, CII क्वालिटी रत्न अवार्ड। अशोक सोता जी जो फाउंडर हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है, उसके फाउंडर हैं, उसके चेयरमैन हैं, जिनका नाम अशोक सोता है। उनको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का क्वालिटी रत्न अवार्ड मिला है। CII क्वालिटी रत्न अवार्ड अशोक सोता जी को दिया गया। ठीक है, साथ साथ जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है तनुजा को अभी हाल ही में आयुर्वेदा रत्न अवार्ड मिला है। आयुर्वेदा रत्न अवार्ड मिला है यूके की पार्लियामेंट से। आयुर्वेदा रत्न अवार्ड यूके की पार्लियामेंट से तनुजा जी को मिला है। क्वालिटी रत्न अवार्ड अशोक सोता जी को मिला है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। और अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाने वाला, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाने वाला फील्ड मेडल आपको याद रखना है। ये 4 लोगों को अभी हाल ही मिला है, हुगो को, उसके साथ जून को, जेम्स को और मारियाना को। ये 4 लोग ऐसे हैं जिनको वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स की फील्ड का अवार्ड, तो याद रखना है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स की फील्ड का अवार्ड कौन सा है, तो ये बात आपको लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स की फील्ड का अवार्ड है जिसका नाम है फील्ड मेडल। क्या नाम है? फील्ड मेडल। इन 4 लोगों को मिला। थोड़ा सा नाम याद रखना, हुगो, जून, जेम्स, मारियाना। हुगो, जून्स, जेम्स, मारियाना। हुगो, जून्स, जेम्स, मारियाना, इन 4 लोगों को वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैथ का अवार्ड मिला है। सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, फील्ड मेडल इज रिलेटेड विद विच फील्ड? ओके, फील्ड मेडल का संबंध कौन से क्षेत्र से है? आपका आंसर होगा मैथमेटिक्स। ठीक है, देता कौन है? इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन इस अवार्ड को देता है, जो मैथ का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है,
आप कहोगे सर थोड़े दिन पहले आपने एक और अवार्ड पढ़ाया था, एबल अवार्ड, ठीक है, ये एबल अवार्ड भी तो मैथ में दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है आपकी, एबल अवार्ड भी मैथ में दिया जाता है, इसको देता है नॉर्वे। कौन देता है? नॉर्वे। इसको मैं बोल सकता हूँ सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? फील्ड मेडल। और ये जो एबल अवार्ड दिया जाता है मैथमेटिक्स के फील्ड में नॉर्वे की सरकार के द्वारा, ये किसको मिला था सर? ये मिला था डेनिस सुलिवन को। डेनिस सुलिवन को मिला था एबल अवार्ड अभी थोड़े टाइम पहले। एबल अवार्ड डेनिस सुलिवन, डेनिस सुलिवन को मिला एबल अवार्ड। कौन सा अवार्ड? एबल अवार्ड। ठीक है, पता चल गया। और सर आपने इंडिया का भी कुछ बताया था, इंडिया का भी एक मैथमेटिक्स का अवार्ड होता है, रामानुजन प्राइज। इंडिया के माने ताने मैथमेटिशियन रामानुजन, इंडिया का कौन सा अवार्ड है? रामानुजन अवार्ड, जो मिला था नीना गुप्ता जी को। याद रख लेना, इंडिया का कौन सा अवार्ड है? रामानुजन प्राइज, जो नीना गुप्ता को मिला था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फील्ड मेडल है। और उसके बाद कौन सा आता है? एबल अवार्ड। एबल अवार्ड मिला था डेनिस सुलिवन को। तो याद रखिएगा, एबल अवार्ड किसे दिया गया था? डेनिस सुलिवन, डेनिस सुलिवन। ठीक है, माने ताने मैथमेटिशियन है डेनिस सुलिवन, यूएसए के। उनको 2022 के अंदर दिया गया था कौन सा अवार्ड? एबल अवार्ड। ओके। और नीना गुप्ता को कौन सा मिला था? ये भी मैंने बता दिया, वो इंडिया का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का था। उस अवार्ड का नाम था रामानुजन प्राइज। कौन सा प्राइज था? रामानुजन प्राइज। तो अब मैंने आपको मैथमेटिक्स की फील्ड के 3 अवार्ड पढ़ा दिए। फील्ड मेडल वर्ल्ड का सबसे बड़ा, उसके बाद एबल अवार्ड, उसके बाद रामानुजन प्राइज। रामानुजन प्राइज तो इंडिया का हो गया मैथमेटिक्स का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फील्ड मेडल हो गया। और सेकंड नंबर पर कौन सा हो गया? एबल अवार्ड। एबल अवार्ड डेनिस सुलिवन को मिला, रामानुजन प्राइज नीना गुप्ता को मिला, और फील्ड मेडल किसको? हुगो, जून, जेम्स, मारियाना, ये 4 लोगों को मिला है। चलिएगा, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले अवार्ड की ओर, शिरोमणि अवार्ड। शिरोमणि अवार्ड मिला है माइकल पूनावाला को। ठीक है, माइकल पूनावाला जो एक बिजनेस वुमेन, फिलैंथ्रोपिस्ट, साथ साथ आर्टिस्ट भी हैं, उनको एनआरआई वर्ल्ड समिट में, एनआरआई वर्ल्ड समिट जो यूके के अंदर हुई थी, एनआरआई वर्ल्ड समिट जो यूके के अंदर हुई थी, उनके आर्ट में कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, उनके कला के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन को देखते हुए मिशेल पूनावाला को अभी हाल ही में एनआरआई वर्ल्ड समिट के अंदर शिरोमणि अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड है? शिरोमणि अवार्ड। याद रखिएगा, शिरोमणि अवार्ड। चलिएगा, ये आप लोगों को पता चल गए। अब ये अवार्ड मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, जो जो अभी रिसेंट में थे ये वाले अवार्ड थे ना, ये 4-5 ही अवार्ड थे। एक तो था CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का क्वालिटी रत्न अवार्ड, अशोक सोता को मिला है। आयुर्वेदा रत्न अवार्ड तनुजा को मिला है। ठीक है, उसके बाद फील्ड मेडल आपको पता चल गया, एबल अवार्ड पता चल गया, रामानुजन प्राइज पता चल गया, और शिरोमणि अवार्ड मिशेल पूनावाला को मिला है। तो ये सारे अभी रिसेंट अवार्ड चल रहे थे जो अभी आप लोगों ने देखे हैं। ठीक है, ये रिसेंट अवार्ड थे। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, रीअपॉइंट किया है सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल को एज अ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल पता क्या होता है? जो सेंटर गवर्नमेंट का कह सकते हैं एक एडवोकेट होता है, सेंटर गवर्नमेंट का पॉलिसी एडवाइजर। सेंटर गवर्नमेंट का भी तो कोई लॉयर होता होगा। सेंटर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वकील जो होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल। सेंटर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अटॉर्नी जनरल होता है। अब आप कहोगे अगर कोई स्टेट में रहता है तो स्टेट में, जैसे स्टेट में गवर्नर है, गवर्नर को किसी भी लीगल मैटर पर एडवाइस चाहिए तो अटॉर्नी जनरल से लेगा? नहीं, एडवोकेट जनरल से लेगा। हर एक स्टेट में अपने अपने एडवोकेट जनरल होंगे। गवर्नर को सलाह देने के लिए एडवोकेट जनरल, प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए अटॉर्नी जनरल होता है। मतलब प्रेसिडेंट का वकील होता है ये। प्रेसिडेंट को लीगल मैटर पर सलाह देने के लिए अटॉर्नी जनरल, और जो अटॉर्नी जनरल इंडिया के कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल इंडिया के अटॉर्नी जनरल है, जिनकी ड्यूरेशन 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इंडिया के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल इंडिया के अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। चलिएगा, ये पता चल गया। उसके साथ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 4 लोगों को राज्यसभा में अभी नॉमिनेट किया है। वैसे टोटल ना 12 होते हैं। टोटल 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति चुन लेता है।
जो बिना किसी इलेक्शन के आते हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड में काम कर रखा होता है, जैसे कोई आर्ट्स का है, स्पोर्ट्स का है, सोशल सर्विस का है, ऐसे लोगों को ना राष्ट्रपति 12 लोगों को चुनकर राज्यसभा में बिठा देता है। ठीक है, अब 12 लोग चुन लिए जाते हैं और हर एक 2-2 साल के बाद 1/3 मेंबर चेंज होते रहते हैं। तो 2 साल पूरे हो गए थे, अब 1/3 मतलब 12 का 1/3 कितना हो गया सर? 12 का तो 1/3 हो गया 4 मेंबर चेंज हो गए, 4 मेंबर नए बने जो राज्यसभा में इंडिया की ओर से बैठे हैं। एक हैं म्यूजिक की फील्ड से मैस्ट्रियो, जो तमिलनाडु से रिलेट करते हैं। ठीक है, मैस्ट्रियो इलियारी राजा तमिलनाडु से रिलेट करते हैं म्यूजिक के फील्ड के। पीटी उषा, ये अभी हाल ही में राज्यसभा मेंबर बनी है। विजेंद्र प्रसाद, जो अभी हाल ही में जो राज्यसभा मेंबर बने हैं। और उसके साथ साथ वीरेंद्र हेडगड़े, ये अभी हाल ही में फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ये भी राज्यसभा मेंबर बने हैं। 4 लोग राज्यसभा में अभी लेटेस्ट चुने गए हैं। टोटल 12 लोग राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। मतलब इनका कोई इलेक्शन नहीं होता है, प्रेसिडेंट सीधा इन्हें चुनता है और राज्यसभा में बिठा देता है। ठीक है, तो राज्यसभा में बिठा दिया किसको? पता चल गया आप लोगों को, ये 4 लोगों को बिठाया है प्रेसिडेंट ने। आगे देखो, संदीप कुमार गुप्ता अभी हाल ही में गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने। जब इतनी बड़ी कंपनी, कोई महारत्न कंपनी का चेयरमैन सीएमडी बनता है ना, तो हमें याद होना चाहिए फिर उसका। जब कोई महारत्न, नवरत्न कंपनी, ऐसी किसी बड़ी कंपनी का सीएमडी बनता है ना, तो उसका नाम हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है गेल के बारे में। ठीक है, ये पॉइंट आपको गेल के बारे में क्लियर हो चुका है। गेल के नए सीएमडी किसे बनाया गया है? वो बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता गेल के नए सीएमडी बने हैं। आगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके बारे में पूरा पढ़ा रखा है मैंने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये वही टास्क फोर्स है जो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट जारी करती है ऐसी कंट्रियों की जो कंट्री कभी भी किसी उसमें फंसे होते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, टेररिज्म फंडिंग के केस में फंसते हैं, उनका वो जो लिस्ट तैयार करता है। ये मैंने आप लोगों को दिखाया होगा, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, जिसमें ब्लैक लिस्ट में कितने देश आते हैं, ग्रे लिस्ट में कितने देश आते हैं। हाल ही में कौन सा देश नया शामिल हुआ था ग्रे लिस्ट के अंदर? याद आया? देखो मैंने बताया था माल्टा को हटा दिया गया और जिब्राल्टर को नया शामिल कर लिया गया था। याद आया? ये ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट वाली, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी चीज़ों को देखता है? ये जो टेररिज्म फंडिंग को देखता है और ब्लैक मनी को देखता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए? टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। टी राजा कुमार बने हैं नए प्रेसिडेंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को पता है, ये सारे न्यूज़ मैंने आप लोगों को पहले करवा दिए थे। चलो अगले पर चलते हैं। स्मृति ईरानी सभी को पता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। इनको एक नया मंत्रालय दे दिया गया है। उस मंत्रालय का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये भी संभालेंगे। पहले ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा संभालती थी? ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री संभालती थी। अब माइनॉरिटी अफेयर भी दे दिया गया है, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी जी ने रिजाइन दे दिया। जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे, अब उनकी जगह उनका मंत्रालय स्मृति ईरानी जी को दे दिया गया। तो माइनॉरिटी अफेयर स्मृति ईरानी जी के पास चला गया। ठीक है, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास भी एक नया मंत्रालय आ गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील पहले रामचंद्र प्रसाद जी के पास थी, उन्होंने भी अभी हाल ही में रिजाइन दे दिया। रामचंद्र प्रसाद जी के रिजाइन देने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का कार्यभार ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके पास चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला? माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दोनों स्मृति ईरानी के पास आ गई। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन दोनों ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास आ गए। ठीक है, अब दो मंत्रालय इनको मिल गए। आगे बात करते हैं अगले न्यूज की ओर। नेशनल डॉक्टर्स डे। कौन सा डे है? नेशनल डॉक्टर्स डे।
डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? सर सभी को पता है डॉक्टर डे 1 जुलाई को होता है, मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है सर। 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है क्योंकि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इस बार इसकी थीम क्या थी? फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन, फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। तो नेशनल डॉक्टर डे आपको पता चल गया कब होता है? 1 जुलाई को। ठीक है, याद रखिएगा नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को सीए डे भी तो होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, क्योंकि ICAI की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इस दिन 1949 में, पढ़ा रखा है। सर इस दिन SBI डे भी होता है ना? बिल्कुल SBI डे होता है क्योंकि 1955 में SBI बना था। ठीक है सर, इस दिन इंटरनेशनल फ्रूट डे भी होता है, बिल्कुल इस दिन इंटरनेशनल फ्रूट डे भी होता है। 1 जुलाई को CA डे, SBI डे, फ्रूट डे और डॉक्टर डे, ये 4 के 4 डेज मनाए जाते हैं 1 जुलाई। CA डे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, SBI इसी दिन ही बना था, इंटरनेशनल फ्रूट डे मनाया जाता है और डॉक्टर डे, ये चारों के चारों डेज 1 जुलाई को होते हैं। कब होते हैं? 1 जुलाई को चारों के चारों डेज मनाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको पता है, चारों के चारों डेज 1 जुलाई को होते हैं। CA डे, SBI डे, फ्रूट डे और डॉक्टर डे। चलो आगे लास्ट डे पर बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने माइंड में सेट करने हैं। ये थे न्यूज़ जुलाई के वीक 1 के। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके लिए डाल दिए हैं। अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, सीखते रहो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।